इस दुनिया में कई महान लोगों का जन्म हुआ जो औरों से ज़्यादा प्रतिभाशाली रहे हैं, जिन्होंने आम लोगों से ज़्यादा शोहरत कमाई है, बहुत अच्छे लीडर्स बने और दुनिया को काफ़ी कुछ सिखाया। बर्नी मैडॉफ की गिनती भी उन्हीं में होती थी। मैडॉफ ने 1970 से 2008 तक इतनी शोहरत हासिल करी, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट पे इतना नाम कमाया कि वे दुनिया के सबसे होशियार और काबिल फंड मैनेजर माने जाते थे। और फिर 2008 में मैडॉफ कांड सामने आया तो पता चला कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। बर्नी मैडॉफ का जन्म अप्रैल 29, 1938 को न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में हुआ था। बर्नी मैडॉफ के पिताजी एक छोटे से स्टॉक ब्रोकर थे। 1960 में बर्नी मैडॉफ ने भी पिताजी की तरह छोटी सी ब्रोकर फर्म खोली जो पेनी स्टॉक्स यानी छोटी कंपनीज में ट्रेड करती थी, यानी उसके शेयर खरीदती और बेचती थी। बर्नी मैडॉफ ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से इस धंधे में बहुत नाम कमाया। इतना ही नहीं, उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से नैस्डैक की नींव खड़ी करी। नैस्डैक दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बन गई। इसी के चलते 1990 में बर्नी मैडॉफ को नैस्डैक का चेयरमैन बना दिया गया। इन सब के चलते स्टॉक मार्केट की दुनिया में मैडॉफ ने बहुत शोहरत कमाई और लोग उनको बहुत मानने लगे। तो ये शोहरत और ट्रस्ट के साथ शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड। कहा जाता है कि ये फ्रॉड की शुरुआत सन 1990 में हुई थी। आइए नजर डालते हैं कि ये फ्रॉड कैसे हुआ और कैसे इतने आसानी से इतने सालों तक चलता रहा। मैडॉफ अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न गारंटी करते थे वो 10% के करीब होती थी। उस समय यूएस का S&P स्टॉक इंडेक्स भी 10% के करीब ही रहता था, यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में मैडॉफ की रिटर्न मार्केट से बिल्कुल सिमिलर ही रहती थी। हालांकि काफ़ी स्टॉक ब्रोकर्स जो मैडॉफ के कंपटीशन में थे वो इतनी रिटर्न्स भी नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए मैडॉफ के पास लोग अपना पैसा डालने लगे। अब ये बताना ज़रूरी है कि मैडॉफ इतने होशियार थे कि उनको पता था कि अगर वो 20% रिटर्न गारंटी करते तो लोग उन पर शक कर सकते थे। 10% रिटर्न ना बहुत ज़्यादा थी और ना ही बहुत कम, कि लोगों को अपना पैसा मैडॉफ के पास डालने के लिए आकर्षित करती थी और एक परफेक्ट रिटर्न बन गई। मैडॉफ लोगों को हर महीने के एंड में एक स्टेटमेंट भेजते थे जिसपे उन्होंने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उसकी पूरी जानकारी होती थी, बिल्कुल एक बैंक पासबुक की तरह। इसमें यह भी लिखा होता था कि लोगों का पैसा कितना बढ़ गया है, यानी हर महीने के एंड में उनका पैसा कितना हो गया है। ये स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा रियल लगती थी कि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बिल्कुल शक नहीं कर पाता था कि ये स्टेटमेंट्स फेक हैं। इसी के चलते लोग फंसते चले गए। इस स्कीम की सबसे चालाक बात तो ये थी कि मैडॉफ अपनी मार्केटिंग खुद नहीं करते थे। वो किसी को अपनी कंपनी में पैसा डालने को नहीं बोलते थे, बल्कि लोग अपनी स्टेटमेंट्स देख के और मैडॉफ की कामयाबी और दर्जे को देख के खुद ही अपना पैसा मैडॉफ को देने को तैयार हो जाते थे। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खुद ही मैडॉफ के पास पैसा लगाने को बोलते थे। इतना ही नहीं, एक ज़माने में मैडॉफ के घर के बाहर हज़ारों लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि हमारा पैसा ले लीजिए और हमें भी अच्छी रिटर्न्स दे दीजिए। इसी को पॉन्जी स्कीम कहते हैं, जिसमें आप खुद से लोगों के पास नहीं जाते बल्कि लोग आपके पास खुद ही खींचे चले आते हैं। जो भी पैसा लोगों से मिलता था मैडॉफ सिर्फ उसे बैंक में डाल देते थे और कहीं इन्वेस्ट नहीं करते थे। कहा जाता है कि 1990 के बाद मैडॉफ ने एक भी शेयर नहीं खरीदा, सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही रखा। अब क्योंकि रिटर्न इतनी अच्छी मिल रही थी, लोग इस पैसे को रिटायरमेंट के लिए जोड़ के रखना चाहते थे। इसीलिए जब उनको मंथली स्टेटमेंट मिलता था वो खुश रहते थे कि उनका पैसा बढ़ रहा है और रिटायरमेंट के लिए उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। अगर किसी इन्वेस्टर को किसी कारणवश ये पैसा विड्रॉ भी करना होता था तो मैडॉफ बैंक से पैसा निकाल के उस इन्वेस्टर को दे देते थे। ये स्कीम बड़े आसानी से तब तक चल सकती है जब तक बैंक में आने वाला पैसा नए इन्वेस्टर्स का विड्रॉ करने वाले पैसे से ज़्यादा हो।
तो जब तक आपके बैंक में ज़्यादा पैसा आता रहेगा और विड्रॉ करने वाले लोग कम रहेंगे, ये स्कीम बड़े आसानी से चल सकती है। और मैडॉफ के पास तो नए इन्वेस्टर्स की लाइन ही लगी रहती थी। जहां ज़्यादातर लोग मैडॉफ के साथ जुड़ना चाहते थे, एक और हेनरी मार्कोपोलस नाम के शख्स को मैडॉफ की स्कीम पे शक हुआ। उन्होंने मैडॉफ की स्ट्रेटजी अपनाते हुए शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू किया, लेकिन वो रिटर्न नहीं कमा पाए जो मैडॉफ अपने इन्वेस्टर्स को गारंटी कर रहे थे। उन्होंने अपने इस शक को यूएस की SEC के साथ कई बारी शेयर किया, बट मैडॉफ का इतना नाम था कि हेनरी मार्कोपोलस की इन बातों को अनसुना कर दिया गया। 1990 से 2008 तक मैडॉफ का फ्रॉड बिल्कुल सही चल रहा था, पर 2008 में अमेरिका में रिसेशन आ गया। रिसेशन की वजह से लोगों ने मैडॉफ से अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे, दूसरी तरफ लोग अपना पैसा विड्रॉ करने लगे। इसी के चलते कैश इनफ्लो हो गया कम और कैश आउटफ्लो हो गया ज़्यादा। मैडॉफ पे लोगों का पैसा वापस करने का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था और इसी बढ़ते प्रेशर के चलते इस फ्रॉड का पर्दा फाश हो गया। मैडॉफ ने अपने दोनों बेटों को, जो मैडॉफ की ही कंपनी में काम करते थे, इस फ्रॉड के बारे में बताया। उनके पिता के इस घिनौने अपराध से दोनों बेटे दंग रह गए और उन्होंने अपने पिता का साथ नहीं दिया और दुनिया को इस स्कीम के बारे में बता दिया। लोगों को जब पता चला कि मैडॉफ ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। कितने ही लोगों का पूरी तरह से पैसा डूब गया और काफ़ी इन्वेस्टर्स इस प्रेशर के चलते सुसाइड कर बैठे। 1990 से 2008 तक चलने वाला ये फ्रॉड $65 बिलियन का था। इसी के चलते मैडॉफ पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मैडॉफ ने मार्च 12, 2009 को गिल्टी प्लीड कर ली और उन्हें 150 साल की सज़ा सुनाई गई। मैडॉफ के इस अपराध की वजह से उनके परिवार वालों को काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। सन 2010 में शर्म से उनके एक बेटे ने सुसाइड कर लिया। दूसरे बेटे की मौत 2014 में हो गई कैंसर की वजह से। मैडॉफ ने जेल जाने से पहले अपनी स्टेटमेंट में कहा, कई इन्वेस्टर्स मेरे परिवार वालों को बोल रहे हैं कि मैंने शर्म और जिल्लत के अलावा उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। मुझे इस जिल्लत के साथ ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।